हेलो फ्रेंड्स, मैं सुजीत सर। कैसे हैं आप सभी? आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के वीडियो पार्ट 4 में हम लोग इंडियन पर्सपेक्टिव को कवर करेंगे। इट मीन्स अभी शुरू के हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड वीडियोज में वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को देखा। फैक्ट्री इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के पहले अर्थात मशीनी उद्योगों के पहले वहां प्रोटो इंडस्ट्री कैसे थी, प्रोटो इंडस्ट्री का कैसे प्लेस फैक्ट्री इंडस्ट्री लेता है। फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आने के बाद वहां के वर्कर्स के लाइफ पर, उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो इफेक्ट देखा गया। यहाँ पर हम भारतीय संदर्भ में यहां पर भी वही चीज है। यहां पर भी मशीनी उद्योगों के आने के पहले की कंडीशन को देखें। आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर एक लंबा शासन किया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पावर्स अपने हाथ में ले लिया और उसके हाथ में पावर आने के कुछ दिनों के बाद कैसे यहां पर इंडस्ट्री और फैक्ट्री सेटअप होती है, क्या यहाँ के उद्योगों में परिवर्तन होता है, इनकी बात करेंगे। और खास तौर से हम कॉटन इंडस्ट्री की ही बात करेंगे। कॉटन इंडस्ट्री पर ही अंग्रेजों ने अपनी पूरी मोनोपोली बनाई। यहाँ के रॉ मटेरियल्स को अपने यूरोपियन देश में सेल किया और फिर वहाँ से कुछ समयों के बाद मैन्युफैक्चर्ड चीज को भी इंडिया में ला करके भेजा। इंडिया मशीनी उद्योगों के आने के पहले कैसा था, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, पूरे वर्ल्ड में भारतीय कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल से मतलब क्या, कॉटन टेक्सटाइल्स मतलब जहां कपड़े बनते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। इंडियन टेक्सटाइल्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड में थी। यहाँ का कपड़ा बहुत फाइन क्वालिटी का, थ्रेड्स बहुत फाइन क्वालिटी के, कलर बहुत डार्क अच्छे होते थे, जबकि यूरोपियन कंट्रीज के थ्रेड्स हल्के और कलर बहुत लाइट डल होता था। उसको ज्यादा लोग पसंद नहीं करते थे। यूरोपियन कंट्रीज क्लाइमेट से भी प्रभावित होता था, वहाँ बहुत ठंडा प्रदेश था, जबकि भारत के संदर्भ में ट्रॉपिकल कंडीशन था और इस ट्रॉपिकल कंडीशन की वजह से यहाँ के गर्म जलवायु में कॉटन मजबूत और कलरफुल भी होता था। इसके अतिरिक्त ये देखें कि इंडिया वाज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क एंड कॉटन प्रोडक्ट्स ऑफ इंडिया डोमिनेट द इंटरनेशनल मार्केट। बहुत एक जमाने से पढ़ते आ रहे होंगे एंशिएंट हिस्ट्री से कि कॉटन की ओरिजिन सिंध घाटी की सभ्यता में भारत में मिली और इस कॉटन का एक्सपोर्ट पूरे वेस्ट एशिया में, पूरे यूरोप में, अरेबियन कंट्री से होकर के जाता था। इवन कि सिल्क रूट भी जो चाइना में जन्म था, वो भी भारत से ही व्यापार का बहुत बड़ा एक क्षेत्र बन गया। तो एक तरह से भारत अपने व्यापार के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था और वेरियस मर्चेंट्स फ्रॉम वर्ल्ड्स, दुनिया के तमाम व्यापारी ट्रेड करने के लिए इस गुड्स की, कॉटन टेक्सटाइल की, खासतौर से आपके चैप्टर में इसी को फोकस है, यहां पर आते थे। आर्मेनियन और पर्शियन व्यापारी इंडिया में आते थे बच्चों। पंजाब से होकर के यहां पर गुड्स अफगानिस्तान होते हुए ये पर्सिया और आर्मेनिया की तरफ जाता था और 17वीं सेंचुरी तक यह कह सकते हैं प्री कॉलोनियल पीरियड्स। ध्यान दीजिएगा, प्री कॉलोनियल पीरियड्स का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापार भारत में शुरू होता है उसके पहले। दूसरा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई तो फिर यहाँ साम्राज्य स्थापित कर दिया, इंडिया उसकी कॉलोनी हो गई। अब भारत पर अंग्रेजों का शासन होने लगा। तो उसके पहले के पीरियड को, अर्थात इंडिया इंग्लैंड का जब कॉलोनी नहीं थी, तो उसको प्री कॉलोनियल पीरियड्स कहते हैं। ओनली 17वीं सेंचुरी तक के टाइम को ध्यान से समझिएगा।
ये आपके कंपटीशन में, एनटीएससी में, बोर्ड में 17वीं सेंचुरी के समय प्री कॉलोनियल बंदरगाहों की चर्चा करिए, पूछ सकता है कि प्री कॉलोनियल सी ट्रेड पोर्ट्स कौन थे इंडिया का? सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली। सूरत आपको पता है वर्तमान में आपका गुजरात में है, ये आपका सूरत है। ये आपका वेस्ट बंगाल कलकत्ता के बगल में हुगली, ये आपका आंध्र प्रदेश में मछलीपट्टनम। यहां से वेस्ट एशिया को व्यापार होता था अरब कंट्रीज से होते हुए पूरे यूरोप को, वेस्टर्न पार्ट को। इसीलिए सूरत को गेटवे ऑफ मक्का कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेटवे ऑफ मक्का सूरत को कहा जाता था क्योंकि यहां से वेस्ट अरब यूरोप से व्यापार होता था। इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल यहां से लोड होकर के जाते थे। यही कारण था कि इस तरह से जाने वाले बंदरगाह, जो इराक का बंदरगाह था मौसूल, यहाँ से मसलिन का कपड़ा जाता था, फिर उससे उसका नाम मौसूल बना। बहुत सारे आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, बंदरगाहों का नाम भी भारत से जाने वाले फाइन क्वालिटी के कॉटन के नाम पर बने। इसी प्रकार साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया, ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है आपका, वियतनाम का पार्ट है, कंबोडिया का पार्ट है, ये मछलीपट्टनम से व्यापार इधर होता था, हुगली से इधर व्यापार होता था। और 17वीं सेंचुरी तक इनका बड़ा वर्चस्व था। ये मशीनी उद्योगों के विकास के पहले भारत में ट्रेड का साम्राज्य कितना मजबूत था ये देखा गया। कारण इसका था मुगल एम्पायर के समय, लोकल रूलर्स के समय इनका साम्राज्य बहुत मजबूत था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद कंडीशंस बदलती है। कैसे? कि बाय द 1750 द नेटवर्क कंट्रोल बाय इंडियन मर्चेंट्स वाज ब्रेकिंग डाउन। जब इंडियन व्यापारियों का ब्रेकिंग डाउन कैसे हुआ? यहां पर बहुत सारे व्यापारी कंपनियां व्यापार करने के लिए आए थे भारत के व्यापार को देख करके, क्योंकि भारत का गुड्स अरब कंट्रीज के माध्यम से यूरोप को जाता था। तो यूरोपियन कंपनियां अरब जैसे इमीडिएटर को समाप्त करके इंडिया से डायरेक्ट परचेज करना चाहती थी। इसलिए भारत की खोज करने के लिए पुर्तगीज चल दिया, वही वास्को डी गामा जो आपने सुना। फिर इसके बाद डच, ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की, इंग्लैंड की, फ्रेंच कंपनी, तमाम कंपनियां यहां व्यापार करने के लिए आई। द कमिंग अप ऑफ यूरोपियन कंपनीज, ये एक व्यापारिक कंपनी बन करके यहाँ पर आए थे। मतलब जस्ट वी कैन से ईस्ट इंडिया कंपनी या अदर यूरोपियन कंपनी वाज द ट्रेडिंग कंपनी केम फ्रॉम द यूरोप along with the gold and silver for trade and commerce. But after some time we can say after the battle of Plassey and the battle of Buxar, East India Company become the rulers of India and struck of the gold and bullion and silvers. एक व्यापारिक कंपनी जो 1750 तक या 1757, बैटल ऑफ प्लासी 1757, बैटल ऑफ बक्सर 1764, एक फिक्स टाइम हमने 1750 दिया है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिकल कंडीशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम उसको ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि चैप्टर से रिलेट है कि लाइन दिया है कि 1750 तक आते आते कैसे या उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली हुई और कैसे इंडिया एक मजबूत कॉलोनी अंग्रेजों का बना, उसको बताना। इसलिए उसका सपोर्ट लेकर ही हम बात कर सकते हैं। अंग्रेजों ने यहाँ पर धीरे धीरे जो भी व्यापारिक कंपनियां थी पहले उनको हरा करके, या जैसे भी पुर्तगीज को, डच को, फ्रेंच को, फिर अपना एक मोनोपोली बनाकर रखा, अपना मैनेजमेंट रखा, अपना कंट्रोलिंग पावर यहाँ पर बढ़ाया। और ये कैसे संभव हुआ? धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी गेन कंसेशन फ्रॉम लोकल कोर्ट्स, मुगल एम्परर या नवाब ऑफ बंगाल। अंग्रेजों ने जब यहाँ व्यापार करने के लिए आए तो साम दाम दंड भेद हर तरीके से उन्होंने ये देख लिया कि कैसे यहाँ के लोकल रूलर्स को लड़ाया जाए, अब व्यापार अपना मजबूत किया जाए। इसके लिए मुगल एम्परर, आपने सुना होगा कि जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस बहुत पहले आया था, फिर जहांगीर के ही दरबार में टॉमस मुनरो आया था, फिर आगे चल करके शाहजहां, फिर औरंगजेब के समय। लेकिन मुगलिया सल्तनत के पतन के बाद
जो लोकल रूलर्स का समय आया, नवाब ऑफ बंगाल हो या नवाब ऑफ हैदराबाद हो, निजाम ऑफ हैदराबाद, इनके समय पर अंग्रेजों ने पकड़ और मजबूत किया। तो मुगल शासक से लेकर के नवाब ऑफ बंगाल तक लोकल कोर्ट से अपने व्यापार में कंसेशन चाहे, टैक्स फ्री करवाया और फ्री ट्रेड चारों तरफ करने का परमिशन लिया और जगह जगह गोडाउन स्थापित किया। उसी को आगे चलकर उन्होंने फैक्ट्री नाम दिया और फिर वहीं से फैक्ट्री यहाँ पर सेटअप होती है। तो देखते हैं कि एक तरह से मोनोपोली ले लिया अंग्रेजों ने, मोनोपोली राइट टू ट्रेड्स, अपने व्यापार को मजबूत करने के लिए। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, एक छत्र अधिकार अंग्रेजों ने ये प्राप्त कर लिया। और इसी के साथ शिफ्टेड न्यू पोर्ट्स, 17वीं सेंचुरी की जो इंपॉर्टेंट सूरत और मछलीपट्टनम और हुगली बंदरगाह थे, अंग्रेजों के शासन व्यवस्था के समय वो कमजोर हो गए और 18वीं सेंचुरी तक आते आते बॉम्बे और कलकत्ता जैसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह इनका ले लेते। व्यापार में अब इनका इंपॉर्टेंस हो गया, यहां से ट्रेड एंड कॉमर्स एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा। इसके दो कारण थे। एक तो ये बॉम्बे अंग्रेजों का था, जैसा कि आप अगर हिस्ट्री पढ़ो तो पता चलेगा कि बॉम्बे पुर्तगाली राजकुमारी से, इंग्लैंड के राजकुमार प्रिंस से मैरिज होने के बाद बॉम्बे अंग्रेजों को दहेज मिला। अब फिर वही बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को अंग्रेजों ने व्यापार करने के लिए सौंप दिया। इसी प्रकार अंग्रेजों ने जब यहां पर अपना प्रभाव बढ़ाया तो कलकत्ता जैसे स्थान को उस जमाने में मात्र फ्रेंड्स 1200 रुपये में सुतानाती, कोलिकाता, गोविंदपुर जैसे 3 नगरों को खरीद करके 1200 रुपीज, आज क्या होते हैं 1200 रुपीज में खरीद करके एक बड़ा शहर बनाया हुगली के बगल में कलकत्ता, और कलकत्ता पर अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया और एक लंबे समय तक यहीं से इंडिया का इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। अब आप यहां देख सकते हैं कैसे व्यापार भारत का या भारतीय व्यापारियों का कैसे डाउन होता है कि 1740 तक, मतलब 17वीं सेंचुरी तक जो सूरत से व्यापार 1.6 करोड़ का कॉटन का था, वो घट करके 1740 तक या उसके बाद 30 लाख का केवल कॉटन का व्यापार रह गया। ये बताता है कि धीरे धीरे 1740 या 1750 के बाद सूरत, हुगली, मछलीपट्टनम का इंपॉर्टेंस समाप्त हो रहा है। उसकी जगह अंग्रेजों द्वारा बसाए गए बॉम्बे बंदरगाह का, कलकत्ता बंदरगाह का, पोर्ट सिटीज का इंपॉर्टेंस मजबूत हुआ और अंग्रेज भी मजबूत हुए। इससे क्या इंपैक्ट पड़ा? यहां से इंडियन ट्रेड्स पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इंपैक्ट ऑन ट्रेड्स एंड मर्चेंट्स, लोकल बैंकर्स, 3 चीजों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। यहाँ के व्यापारियों पर जो सौदागर कह सकते हैं, यहाँ के बैंकर्स पर, बैंक जो चलाते थे, मतलब प्राय बच्चों यहाँ के जो सौदागर होते थे वो क्या करते थे कि एडवांस पैसा जाकर के गांव में, कंट्री साइड्स में अपने वीवर्स को दे देते थे, उनके लिए वो माल तैयार करते थे और फिर वो माल को लेकर के जाते थे बंदरगाहों पर। यही शुरुआती बंदरगाहों में सूरत, मछलीपट्टनम, हुगली जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह, यहाँ पर ले जाते थे, वस्तुओं को सेल करते थे। तो हमारे व्यापारी और विदेशी व्यापारियों के बीच का एक ब्रोकर्स होता था जिसको दलाल कहते हैं, जो आज भी बड़े बड़े व्यापार में ब्रोकर होता है, जो हमारे गुड्स को बार्गेनिंग करके सेल करता है। एक विदेशी व्यापारी हमारे स्वदेशी व्यापारी के बीच का जो मीडिएटर है, जो व्यापार को आगे बढ़ाता है, वो ब्रोकर्स कहलाता है। उसका भी इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है। भारतीय सौदागरों का भी इंपॉर्टेंस खत्म हो रहा है। ये व्यापार और ये सौदागर जो बड़े बड़े थे, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए उस समय के बड़े बड़े यहाँ बैंकर्स थे जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे। बंगाल में जगत सेठ जैसे नामक बैंकर्स का जिक्र किताबों में आता है, आपकी बुक में नहीं मिलेगा। बुक में बस ये लिखा है कि यहाँ के सौदागर, व्यापारी और बैंकर्स पर बहुत बुरा इसका प्रभाव पड़ा जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश किया 1750 के बाद। ये तो एक पार्ट हो गया कि प्रभाव पड़ा, लेकिन इससे ज्यादा प्रभाव किसके ऊपर पड़ा?
वीवर्स जो बुनकर, जो यहाँ के कपड़ा उद्योग की जान है, उनके विषय में बात करते हैं। व्हाट हैपेंड टू वीवर्स? इंडियन फाइन टेक्सटाइल्स वेयर इन ग्रेट डिमांड इन द वर्ल्ड। फाइन टेक्सटाइल्स का डिमांड पूरे वर्ल्ड में था, हाथों से बनता था, भारतीय वीवर्स बनाते थे। वेस्ट बंगाल इसका बहुत बड़ा घर था। नीचे साउथ में, जिसको हम मद्रास कह सकते हैं, हैदराबाद के बेल्ट, यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता था। वीवर जिसको जुलाहा भी कह सकते हैं। जगह जगह ट्रेंड, ये वीवर्स अब प्रभावित हो रहे हैं। कैसे? वीवर्स सोचते हैं कि रेगुलर सप्लाई चले, लेकिन रेगुलर सप्लाई अब नहीं हो पा रहा। अंग्रेजों की मोनोपोली हो रही। 1750 के बाद अंग्रेज अपने फेवर में करने के लिए, अपने लिए रेगुलर सप्लाई करने के लिए पहला तो चेन उन्होंने ब्रेक किया यहाँ के तमाम विदेशी व्यापारिक कंपनियों, जिसमें पुर्तगाली है, डच है, फ्रेंच, एक एक करके उन्हें युद्ध में हरा करके भारत से बाहर करते हैं। अब फिर अपना एक मोनोपोली बनाते हैं। फिर ट्रेड एंड कॉमर्स को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लगाते हैं। यहाँ के लोगों में लड़ा करके शासकों तक अपनी पकड़ बनाते हैं और धीरे धीरे खुद रूलर्स बन जाते हैं। यहाँ के रूलर्स को भी हटा देते हैं। अब देखिए, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए क्यों डिफिकल्ट था? कि जब अगर विदेशी कंपनियां रहेंगी तो डिफिकल्ट होगा रेगुलर सप्लाई करना। तो इन्होंने एक काम किया, यहाँ के विदेशी कंपनियों को हटाया। एंड आफ्टर गेनिंग पॉलिटिकल पावर्स, जब ये 1750 के बाद एक पॉलिटिकल पावर्स पा जाते हैं, तो एलिमिनेट कंपटीशन में खड़े होने वाले लोगों को एलिमिनेट मतलब बाहर कर दिया। अब व्यापार पर मोनोपोली बना दिया। कैसे? अब ये खुद यहां पर व्यापार को बढ़ाने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। जैसे पहला तो एक बड़ी चीज कि मोनोपोली को स्टैंड करने के लिए मैनेजमेंट और कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फेवर में करने के लिए अपना मैनेजमेंट लागू किया। यहाँ के लोकल ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को बाहर कर दिया, बिल्कुल आउट कर दिया। और यहाँ पर गुमास्ता नामक पेड सर्वेंट की अपॉइंटमेंट कर दिया। गुमास्ता कौन है? ये ब्रिटिश सर्वेंट्स हैं बच्चों। He was the paid servant of the Britishers. गुमास्ता एक स्किल्ड ट्रेंड व्यापारी होते हैं, मतलब सर्वेंट्स हैं, जो भारतीय वीवर्स को जाकर के एडवांस देते हैं और उस एडवांस के बदले माल लेते हैं। क्या एडवांस देते हैं? कि आपको ये जो माल तैयार हो रहा है, इन रॉ मटेरियल्स को केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को सेल करना है, किसी दूसरी व्यापारी कंपनी को नहीं सेल करना है, चाहे वो नेटिव व्यापारी कंपनी हो चाहे फॉरेनर्स हो। ये कैसे संभव हुआ? ये हुआ जब ये मोनोपोली, पॉलिटिकल पावर्स, बार बार मैं कह रहा हूं, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद जब मोनोपोली बना दिया, तब ये संभव हो गया। क्योंकि इनका विरोध करने वाला, इनके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई पॉलिटिकल पावर्स अब नहीं बचा है। खुद ही यहाँ के राजा हो जा रहे हैं, तो कौन इनका विरोध करेगा? अब गुमास्ता अंग्रेजों के पेड सर्वेंट है। यहाँ के लोकल व्यापारी, लोकल बैंकर्स की तरह इनका बोलचाल, रहन सहन वीवर्स के साथ नहीं है। इसलिए ये एडवांस तो पहले लॉलीपॉप एक तरह से देते हैं, किस तरह वीवर्स इनकी बात को सुने, ज्यादा से ज्यादा एडवांस देते हैं। और वो वीवर्स अपनी पूरी फैमिली को उसमें लगा देते हैं। जो जमीनें इनके पास पट्टा पे थी, उसको खेती करने के लिए कुछ भाग पर दे देते हैं लोकल लोगों को, और अंग्रेजों की माल को फुलफिल करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए स्वयं और अपने पूरी फैमिली को लगा देते हैं कि कैसे इनका कच्चा सामग्री कॉटन या कॉटन से बने प्रोडक्ट को बना करके सेल कर, चूंकि एडवांस ले रखा है। इसका एक लंबे समय के बाद साइड इफेक्ट आता है वीवर्स की लाइफ पर, और जिससे उनकी लाइफ प्रभावित होती है यहाँ पर। और धीरे धीरे जैसे जैसे
ब्रिटिश कंपनी का मोनोपोली स्ट्रांग होता गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर फैक्ट्री सेटअप होने लगी, रेलवे का विस्तार और विकास होने लगा। फैक्ट्री सेटअप होने के बाद यहाँ के बुनकरों का उद्योग पूरी तरह से तबाह हो जाता है, उनका व्यापार तबाह हो जाता है और उनका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसीलिए कार्ल मार्क्स ने लिखा है एक लाइन कि बुनकरों की हड्डियां यहाँ की खेतों में बिखरी पड़ी है। अर्थात ऐसी व्यवस्था अंग्रेजों ने बना दिया, ऐसा सिस्टम बना दिया कि अब वीवर्स मजबूर हैं उनको सेल करने के लिए। इन प्रकार लिविंग हुड्स की समस्या आ जाती है, उनके पास जीवन जीने की समस्या आ जाती है, मौत को गले लगा लेते हैं बहुत सारे बुनकर। बहुत दयनीय दशा और दिशा दोनों दुर्दिन में चली जाती है। इस वीडियो में यहीं तक वीवर्स की लाइफ पर और कैसे इफेक्ट पड़ा, कैसे फैक्ट्री कमिंग अब हुई यहाँ पर, उससे क्या प्रभावित होता है, हम इसे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक्स यहाँ तक देखने के लिए। तो आपने देखा कि किस प्रकार इंडिया अंग्रेजों की कॉलोनी बनी और अंग्रेजों का व्यापार शुरू होने के पहले अर्थात मशीनी उद्योगों के पहले यहाँ का व्यापार का इंटरनेशनल मार्केट में क्या पकड़ थी, फिर यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ का बैंकर्स का कैसे प्रभाव पड़ता है, फिर कैसे मोनोपोली अंग्रेजों की बनती है, यहाँ पर तमाम विदेशी कंपनियों को यहाँ से पराजित करके हटा करके ईस्ट इंडिया कंपनी खुद यहाँ का रूलर्स बन जाती है। फिर वीवर्स की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रम से हम लोगों ने देखा। जो इसका रेस्ट ऑफ द पार्ट है हम इसे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ से संबंधित अगर आपके कोई डाउट्स है, कमेंट्स हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो वंस अगेन।